हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर 3 का। ठीक है, चैप्टर का नाम है अफवाह। और हम लोग पढ़ रहे थे कि भारत में जो रिवर सिस्टम है, नदी, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालय की नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। कल हम लोग हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग को प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में कुछ जानना है। ठीक, अब प्रायद्वीपीय क्या जानना है, वही थोड़ा कि कहाँ से निकलती है, किधर बहती है, किस क्षेत्र को फ़ायदा पहुँचाती है, यही सब थोड़ा डिटेल में इसको देखना है। कोई खास चैप्टर नहीं है, बस आपको मैप पे बस इंडिया में कौन सी नदी कहाँ बह रही है उसी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी ले लेना है। यही इस चैप्टर में दिया हुआ है। क्लास 9 का ज्योग्राफी में आप इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से जान जाइएगा। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है प्रायद्वीपीय नदियाँ। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीप सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, लास्ट लेक्चर में भी बताए थे, प्रायद्वीप ऐसे भूमि को बोलते हैं, एक ऐसे ज़मीन को जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। इंग्लिश में उसको पेनिनसुला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है वैसा भूमि, ऐसा ज़मीन जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। अब देखिए इंडिया का दक्षिण वाला भाग, इंडिया का ये जो दक्षिण का भाग है, इधर भी पानी है, इधर साउथ में भी पानी है और इधर ईस्ट में भी पानी है। जो भूमि तीन तरफ से वो पानी से घिरा हो उसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। तो ये आपको दिख गया प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप में बहने वाली नदियाँ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब प्रायद्वीप, थोड़ा फोटो बना लेते हैं प्रायद्वीप का। ये गुजरात है, ये साउथ इंडिया वाला भाग है। ठीक, अब हम लोगों को जो बात करना है वो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानने से पहले आपको यहाँ बता रहा है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो मुख्य जल विभाजक है, जल विभाजक, वो है पश्चिमी घाट। क्या है? ये जो ऐसे ऐसे फोटो बनाए हैं वो क्या दिख रहा है आपको? ये है पहाड़ी क्षेत्र। और याद कीजिए चैप्टर 2, ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट एक पहाड़ों का श्रृंखला है लंबा। ठीक है, और यही पश्चिमी घाट क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में प्रमुख जल विभाजक है। जल विभाजक का डिफिनेशन फिर से याद कर लेते हैं। कोई ऐसा ऊंचा क्षेत्र जहां से दो नदी सिस्टम अलग होता हो। ठीक है, एक कोई ऊंचा क्षेत्र है, वहां से यहाँ पे हम लोग देखे थे, जैसे ये सिंधु नदी तंत्र है और ये गंगा नदी तंत्र है, इसके बीच में कोई ऊंचा क्षेत्र है जो दोनों सिस्टम को अलग करता है, उसी को क्या बोलते हैं? जल विभाजक। ठीक है, फिर से रिमाइंड कर दिया आपको। अब जल विभाजक एक ऊंचा क्षेत्र है। आगे लिखा है कि पश्चिमी तट, ये पश्चिमी घाट के बारे में बता रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, और यहाँ पर जो मुख्य नदी बहती है वो एक है महानदी, फिर है गोदावरी, फिर है कृष्णा, फिर है कावेरी, जो किधर बहती है? पूर्व की ओर। और ये सब कहाँ पे मिल जाती है जाके? बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि आपको पता है इंडिया के ईस्टर्न साइड ये जो है, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और ये है अरेबियन सी, अरब सागर। ठीक, और ये इंडियन ओशियन। अब देखिए ये ओशियन, ओशियन यानी कि महासागर, महासागर का ही भाग होता है ये। ठीक है, तो ये पूरा एरिया इंडियन ओशियन ही है, लेकिन इसका नाम अरेबियन सी है और इसका नाम बे ऑफ बंगाल है। ये सारा जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, जो अक्सर नदियां हैं वो कहाँ जाके मिलेगी? बे ऑफ बंगाल। याद करना भी आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी नदियां पूर्व की ओर बहती है। ठीक, लेकिन कुछ अपवाद भी है, लेकिन अपवाद जानने से पहले लिखा है कि ये लोग अपने मुहाने पे, मुहाना मतलब होता है जहाँ पे नदी जाके समंदर में या जहाँ उसका अंत है, वो झील में मिल जाएगी, समंदर में मिल जाएगी, वही उसका मुहाना है। वो मुहाने पर डेल्टा बनाती है। डेल्टा आप लोग समझ रहे हैं, ये वाला डिजाइन, ये ठीक डेल्टा बनाती है। आगे लिखा है पश्चिमी पश्चिमी घाट से पश्चिम, देखिए कितना कम जमीन है इधर, दिख रहा है आपको? बहुत ही कम क्षेत्र है। इधर भी कुछ नदियां बहती है, लेकिन अब बताइए क्या इसका लंबाई ज़्यादा रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नदियां बहुत ही छोटी नदियां हैं। ठीक है, उसका भी नाम आगे पढ़ना है। लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदी है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है नर्मदा और तापी। यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, मुख्यतः इंडिया में जो नदी बहेगा वो किधर बह रहा है? पूर्व की ओर, ईस्टर्न साइड। लेकिन दो नदी ऐसा है, एक
ये नर्मदा और दूसरा ये तापी। दिख रहा है आपको? ये दो नदी ऐसा है जो पश्चिम की ओर बहता है और कहाँ जाके मिलता है तो अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर का ये क्षेत्र है, वहीं पे जाके मिलता है। ठीक, अब ये दोनों उल्टा क्यों बहने लगा उसके बारे में भी दिया हुआ है आगे। ठीक है, और नर्मदा और तापी का एक खासियत है कि ये डेल्टा नहीं बनाती है, यानी कि इस तरह का डिजाइन नहीं बनाती है, बल्कि ये ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख मतलब सीधा गया और समंदर में जाके मिल गया, कोई ऐसा डिजाइन बना ही नहीं। ठीक, ऐसा कोई डिजाइन नहीं बना। ज्वार नदमुख को इंग्लिश में एस्चुरी बोलते हैं, एस्चुरी। ठीक है, और एक लाइन और बताया कि प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां पाई जाती है वो अपेक्षाकृत उनकी द्रोणियां जो है वो छोटी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग को पढ़ना है नदी के बारे में, और नदी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी बस ले लेना है। मैप भी देखेंगे और यहाँ पे थोड़ा पढ़ भी लेंगे। नर्मदा द्रोणी यानी कि नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। कहाँ से वो निकलता है? मध्य प्रदेश स्टेट में ही निकलता है, अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए, ये नर्मदा नदी यहाँ से शुरू होती है, इस साइड कौन सा पड़ेगा? अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक, देख लिए आप लोग, मैप पे देख लिए। आगे लिखा है समुद्र में, हाँ एक चीज़ और, ये भ्रंश घाटी, ये जो बहती है पश्चिम की साइड, ये भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी क्या होता है? भ्रंश घाटी होता है बहुत ही ये पहाड़ों को काट के, लेकिन पहाड़ों को नहीं, ये ब्लॉकों के द्वारा बनाया जाता है। एक बहुत ही गहरा क्षेत्र में आपको बहता हुआ दिखेगा। ये नर्मदा ऐसे बह रहा है तो यहाँ पे पहाड़ों को नीचे वो काट के वो नीचे की तरफ बह रहा है। ठीक है, उसी को बोला जाता है भ्रंश घाटी। जब दो साइड का जमीन उठा हुआ रहे और बीच का जमीन धंसा हुआ रहे, उसको बोला जाता है भ्रंश घाटी। तो जनरली इंडिया में, इंडिया का जो भूमि है वो झुकाव राइट साइड लिए हुए, ईस्टर्न साइड, तो सारा नदी इधर बहता है। लेकिन ये इधर क्यों चला जाता है? क्योंकि ये गड्ढा में बह रहा है, जिसको किताबी भाषा में भ्रंश घाटी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो नदी ऐसे हैं जो नर्मदा और तापी भी, जो भ्रंश घाटी में बहती है। जब ये बह रही होती है तो बहुत सारे दर्शनीय स्थल, देखने लायक स्थल बनाती है। ठीक है, और जबलपुर के पास जहाँ संगमरमर का शैल है वहाँ पर भी लिखा है ये गहरे गॉर्ज में बहती है। संगमरमर का पत्थर जहाँ से आता है, ठीक है, वो सब जगह से भी ये बहती है। और गहरे गॉर्ज, गॉर्ज तो आप लोग पढ़े थे, जब दो पहाड़ों के बीच से नदी गुजर रही है, वो सब जगह से ये बहती है। और ये कहीं कहीं तीव्र ढाल, तेजी से ढलान में भी बहती है, और एक जगह बहुत तेजी से गिरती है जिसका नाम है धुआंधार प्रपात। नाम तो याद रह जाएगा, ऐसा नाम है धुआंधार। ठीक है, धुआंधार प्रपात। ये प्रपात क्या होता है? जब नदी किसी क्षेत्र में बह रही है और अचानक से बहुत नीचे गहराई में गिरे, ठीक है, वाटरफॉल नहीं बोलते, वाटरफॉल, तो वही वाटरफॉल ही है, ये धुआंधार प्रपात है। तो ये अगर आपसे कभी पूछा जाए कि धुआंधार प्रपात कौन सी नदी द्वारा बनाई जाती है या किस नदी पे पड़ती है, तो किस पे पड़ेगी? नर्मदा पे पड़ेगी। ठीक है, लिख रहा है नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं जो उसके साथ मिलती है आके, वो बहुत छोटी छोटी नदियां हैं और अधिकतर समकोण पे आके मिलती है। समकोण समझ रहे? राइट एंगल, राइट एंगल मैथ में पढ़ना होता है ऐसा। अब ये जो आती है वो ऐसे ऐसे बह के आई, सीधा मिल रही है किस में? ये नर्मदा में। तो जो भी नदी मिलती होगी वो सीधा आके मिलती है, वही बता रहा है। और ये मुख्यतः कहाँ बहेगी? तो मध्य प्रदेश में और गुजरात के थोड़ा भाग में ये फ़ायदा पहुँचाती है। ठीक है, इस नदी को बचाने के लिए, नर्मदा है तो नर्मदा नदी को थोड़ा साफ़ सुथरा रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक नमामि देवी नर्मदे एक योजना चलाया गया है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया नर्मदा के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं तापी के बारे में। तापी क्या है? तापी भी जो है वो मध्य प्रदेश से ही एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बैतूल। बैतूल डिस्ट्रिक्ट से वो निकलता है और वह बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सतपुड़ा रेंज से, सतपुड़ा रेंज क्लास 10 क्लास यानी कि सेकंड चैप्टर में आप लोग ध्यान कर लीजिए। ठीक है, सतपुड़ा रेंज इसी क्षेत्र में है और यहीं से तापी निकलता है ऐसे करके। ठीक है, और तापी जब निकलेगा तो समानांतर बहता है। समानांतर समझ रहे? सीढ़ी जैसा सीधा ऐसे। समानांतर मतलब इधर नर्मदा बह रहा है, उसी के समानांतर कौन बह रहा है? तापी बह रहा है। इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है और ये मुख्यतः मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में
बहती है। ठीक, ये तापी के बारे में भी बता दिया। अब बोल रहा है कि जो तटीय नदियां हैं, तटीय नदी, ये जो पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर निकलती है, जिसका नाम साबरमती, माही, भारत पूजा, पेरियार, ये सारी रिवर है। और ये बहुत ही कम लंबाई की रिवर होगी। आप देख भी रहे हैं कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में जगह ही कितना है। जब जगह ही नहीं है तो इनकी लंबाई ज़्यादा होगी कहाँ से? तुरंत जाके ये कहाँ मिल जाएगा? समंदर में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है गोदावरी। नेक्स्ट कौन सी रिवर है? गोदावरी द्रोणी। अब देख लेते हैं गोदावरी कहाँ है। तो देखिए गोदावरी आपको यहाँ दिखेगा। ये गोदावरी इधर से निकला, देखिए पश्चिमी घाट से निकल रहा है ना। हाँ, एग्जैक्ट जगह हम लोग देख लेंगे, लेकिन ये देखिए ये भी पश्चिमी घाट से निकल रहा है। कृष्णा नदी, ये देखिए कावेरी नदी, ये भी पश्चिमी घाट से निकल रहा है। सारा जनरली जो नदी है वो कहाँ से निकलेगा दक्षिण भारत में? वो निकलेगा पश्चिमी घाट से ही। अब ये रहा गोदावरी, और ये गोदावरी बह के जाएगा ऐसे, समझ लीजिए रफली, है ना। ये रहा गोदावरी रिवर। ठीक, अब गोदावरी रिवर के बारे में क्या दिया हुआ देखते हैं। गोदावरी रिवर के बारे में दिया हुआ है कि गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि साउथ इंडिया वाला भाग जनरली ये, और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी नदी है? तो वो है गोदावरी नदी। ठीक, और ये महाराष्ट्र में नासिक जिले के पास पश्चिमी घाट से ही निकलती है। नासिक डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग सुने होंगे, महाराष्ट्र में पड़ता है, और वहीं से ये गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है, और ये फिर जाके कहाँ मिलेगी? तो बंगाल की खाड़ी में ही मिलेगी। ठीक है, इसका अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा है, और इसमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये क्षेत्र को ये फायदा पहुंचाती है। ठीक है, इसी क्षेत्र में इसका द्रोणी का विस्तार है, और इसमें अनेक सहायक नदियां भी है। देखिए सहायक नदियां पूरा याद नहीं रहेगा, लेकिन बस नाम सुन लीजिए, दिया है तो। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है, ये सारे नाम जो है वो आप सुन लीजिए बस। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारा चीज़ पूछता भी है, लेकिन आप लोग से कम चांस है ऐसा पूछे। ठीक, जो इस क्लास में है, बाकी ये एनसीईआरटी तो आपको पता है नॉलेज के लिए, तो थोड़ा अगर आदमी ध्यान रखना चाहे तो रख सकता है। ठीक है, फिर ये इतना बड़ा है, इसका द्रोणी जो इतना बड़ा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है एक, इसको ध्यान कर लीजिए, दक्षिण गंगा। यानी कि आप पढ़ते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी किसकी है? तो वो है गंगा नदी की। यानी कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा। लेकिन अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें, अलग कर दें कि दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप लोग बता रहे हैं कि वो है गोदावरी। तो गोदावरी नदी को दक्षिण के गंगा बोल सकते हैं क्या? बोला गया है। ठीक है, बोला गया है, इसीलिए आप भी बोलिए। दक्षिण की गंगा कौन सी नदी है? तो वो गोदावरी नदी है। नेक्स्ट आता है महानदी। महानदी का नाम आप लोग सुने? महानदी थोड़ी छोटी नदी है, नाम में महा है। ठीक, और ये महानदी मुख्यतः उड़ीसा में बहती है, और यहाँ पे एक झील आपको दिख रहा होगा, चिल्का झील। देखिए ये ब्लर भी हो जा रहा है, चिल्का झील। ठीक है, ये देख रहे हैं अंदर जो ये क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है क्या? चिल्का झील, और ये है महानदी। पढ़ते हैं उसके बारे में। महानदी के बारे में दिया है, ये इसका जो उद्गम यानी कि शुरुआत होता है, जहाँ से ये निकलता है, वो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से, छत्तीसगढ़ का हाईलैंड इंग्लिश में बोलेंगे, वहाँ से निकलता है, छत्तीसगढ़ से निकलता है। और उड़ीसा में बहते हुए कहाँ मिल जाएगा? तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगा। इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 860 किलोमीटर है। और ये मुख्यतः इसका द्रोणी कहाँ पे फैला हुआ है? तो महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और उड़ीसा में ये फैला हुआ है। बस हो गया। कृष्णा द्रोणी, कृष्णा पहले मैप पे देखिए कहाँ है कृष्णा। ये देखिए कृष्णा दिख रहा है आपको, इस क्षेत्र में कृष्णा नदी बह रहा है। यहीं पे एक आपको नागार्जुन सागर डैम दिखेगी, ये डैम है, डैम। अब डैम के बारे में आगे पढ़ना है, इसीलिए आपको नागार्जुन सागर यहाँ बता दे। कृष्णा नदी पे ये देखिए, अब जो हम लोग को पढ़ना है कृष्णा नदी के बारे में, वो क्या लिखा हुआ है कृष्णा नदी के बारे में? लिखा है कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र में ही पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर, कहाँ पे? महाबलेश्वर,
जगह का नाम ये याद रखना है आपको, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से निकलता है और ये लगभग 1400 किलोमीटर लंबा नदी है। और जाके कहाँ गिरेगा, तो कहाँ गिरेगा आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये गिरेगा बंगाल की खाड़ी में। क्या इसकी सहायिका है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा। ये मूसी नदी जो है हैदराबाद के बगल में है, ठीक है। तो ये सारी नदियां हैं और इसका क्षेत्र किस एरिया में है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आता है कावेरी नदी। कावेरी नदी अभी हाल फिलहाल भी चर्चा में था, क्योंकि कावेरी नदी को लेके इन राज्यों के बीच थोड़ा झगड़ा चलता है, ठीक है। सोच रहे होंगे नदी को लेके भी झगड़ा चलता है, बिल्कुल चलता है, पानी के लिए लड़ाई तो चलता ही है, ठीक। तो ये कावेरी नदी आप देखिए बहुत ही साउथ के तरफ इधर का बात हो रहा है, ठीक है। अब कावेरी नदी के बारे में क्या दिया है देखिए, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, पश्चिमी घाट को भी कई क्षेत्रों में बांटा गया है, तो उसमें जो ब्रह्मगिरी रेंज है वहाँ से वो कावेरी नदी निकलता है, ठीक है। और तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में, थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए कि वो तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है, ठीक है। इसकी लंबाई लेंथ जो है वो 760 किलोमीटर है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। समझ रहे हैं ना क्या है ये सहायक नदियां, जो इस नदी में आके मिल जाती है, वो सब नदियां, ठीक है। और ये मुख्यतः किसको, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इसको फायदा पहुंचाता है। और यही तीनों लड़ता भी रहता है इस नदी को लेके, ठीक है। ये कुछ विवाद है आपस में, उस पे फिलहाल भी इस पे कुछ बातचीत हुआ है, ठीक। चलिए एक यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, आप जलप्रपात समझ गए थे, जब नदी बह रहा है और अचानक किसी गड्ढे में बहुत तेजी से गिरता है, उसी को बोला जाता है क्या, जलप्रपात। भारत में जो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, पहला नहीं बता रहा है कौन सा बोल रहा है, दूसरा, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी है। कावेरी नदी पर बनता है और उसका नाम है शिव समुद्रम। क्या नाम है, शिव समुद्रम। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात जो है वो कौन सी है, तो वो है शिव समुद्रम। और इस शिव समुद्रम, वहाँ जब पानी नीचे गिरती है तो वहाँ पे बिजली बनाया जा सकता है, मोटर को घुमाया जा सकता है और इससे बिजली बनता भी है। और मैसूर, बेंगलोर, कोलार, सोना क्षेत्र, KGF मूवी देखे, KGF इसी पे बेस्ड है। कोलार सोना वाला जो क्षेत्र है, स्वर्ण क्षेत्र, उसको जो विद्युत यानी कि बिजली आपूर्ति होता है वो इसी क्षेत्र से होता है, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। अब भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसा कोई मुख्य नदी पे नहीं है, थोड़ा छोटा नदी है जिसका नाम कम आता है, आप सुने भी कम होंगे, ठीक है। इसीलिए वो जनरली लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन चलिए नदी का नाम आप बताइए, हम बता देते हैं कि उस जलप्रपात का नाम है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। ये इंडिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। फिर बात कर रहा है, ये जो नदी है इसके अतिरिक्त भी कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती है और उसमें नाम है दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा। फिर बोल रहा है एटलस पर ढूंढिए, यहीं ढूंढ लेते हैं ना। अब देखिए यहाँ तो ज़्यादा दिया नहीं है, लेकिन जो झारखंड एरिया है, झारखंड से ही निकलता है दामोदर। दामोदर जाके मिल जाता है किसमें, तो हुगली में। फिर स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो जाके सीधा मिलता है कहाँ, समंदर में, बंगाल की खाड़ी में। और भी ब्राह्मणी नदी इसी क्षेत्र में, झारखंड, उड़ीसा इसी क्षेत्र में बहता है, ठीक है। तो ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में थोड़ा और बता दिया, ठीक। एक फैक्ट दिया हुआ है, फैक्ट क्या है कि पृथ्वी के धरातल पर 71% भाग जल से ढका है। जो पृथ्वी का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लें, पूरा पृथ्वी का अगर आप देखें तो 71% एरिया में आपको क्या दिखेगा, सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। बाकी बच गया कितना, 29%। 29% एरिया में आपको क्या दिखेगा, तो वो आपको दिखेगा भूमि, जमीन। और ये चलिए वो तो ठीक है, 71% एरिया में जो पानी हो उसमें 97% पानी जो है, 97% पानी जो है वो किस रूप में है, तो लवणीय जल, यानी कि नमक पाया जाता है उसमें।
उसको इंसान डायरेक्ट यूज़ में नहीं ले सकता है, ठीक है। तो बचा कितना, 3%। 3% स्वच्छ पानी है जिसको इंसान पी सकता है, लेकिन वो 3% में भी उसका 3/4 हिस्सा यानी कि लगभग 2%, उस 3% में 2% जो है वो बर्फ वगैरह के रूप में जमा हुआ है, कहीं समंदर में, कहीं पहाड़ों के ऊपर। बर्फ में जो समंदर के ऊपर बर्फ जमेगा उससे नमक हट जाता है, ठीक है। तो अब कितना परसेंट बचा, 1%। यानी कि पूरा दुनिया जो पानी यूज़ कर रहा है पीने, खाने, नहाने धोने के लिए, वो कितना परसेंट पानी पे चल रहा है, 1% पानी, ठीक है। इसीलिए जल का कमी का बात होता है। ये सारा चीज़ भी एनिमेशन के जरिए शॉर्ट्स फीड में, मेरे ही चैनल पे शॉर्ट्स में आपको दिख जाएगा। ये सारा चीज़, ये डाटा वगैरह थोड़ा एनिमेशन के रूप में दिखाने के लिए उसमें डाला गया है, ठीक है। तो ये सब आप उस शॉर्ट्स वगैरह में भी देख सकते हैं, ठीक। तो ये आप लोग अभी तक जान पाए हैं कि भारत में नदी तंत्र कैसा था, कौन से नदी क्या नाम है, कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में बहता है, इसी के बारे में आप लोग जान पाए, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा जानने से? अरे सर सिर्फ जानना है, काहे जानना है? इसलिए जानना है क्योंकि जब देखिए भारत का विविधता के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कैसे लोग पाए जाते हैं, कहाँ किस तरह लोग जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो सारा चीज़ समझने के लिए सबसे पहले जो समझना होता है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ही डिसाइड करता है कि किसी क्षेत्र का इतिहास कैसा होगा, ठीक है। आपका ज्योग्राफी कैसा है वही डिसाइड करता है कि आपके यहाँ का जो इतिहास है वो कैसा होगा। तो अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से समझते हैं तो फिर आपको हिस्ट्री भी समझने में कम प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसीलिए ये मैप को और एटलस वगैरह को देखते रहना चाहिए, और इंडिया को अच्छे से समझने के लिए क्लास 9 का काफ़ी है। और इसी को डिटेल में क्लास 11 में भी बताया गया है पूरा इंडिया के बारे में, वहाँ पे ज़्यादा ही डिटेल है, ठीक है, लेकिन इतना काफ़ी है, ठीक है। अब हम लोग को जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, वो है झील, झीलें। झील का जो डिफिनेशन है वो दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा होता है। पृथ्वी की सतह, जिस सतह पे हम लोग रहते हैं, उस सतह के, आप बता सकते हैं कि हम लोग पृथ्वी के अंदर रहते हैं कि ऊपर रहते हैं? सोचिएगा आप लोग, ठीक है। तो जो पृथ्वी का सतह वाला भाग है, वहाँ जहाँ जहाँ गड्ढा रहेगा, तो वहाँ अगर पानी भर जाता है तो उसको झील कहा जा सकता है। यही डिफिनेशन दिया हुआ है। गर्त मतलब गड्ढा, पृथ्वी के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे झील कहते हैं, ठीक है। आपको कुछ सोचने बोल रहा है, थोड़ा सोचिए तो गहराई में जाके। क्या सोचना है कि कश्मीर घाटी में एक झील है, नाम तो आप लोग जरूर सुने होंगे, डल झील, और है नाव वाले घर और शिकारा, ये सब का नाम आप जरूर सुने होंगे। तो बोल रहा है ये हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। पर्यटक यानी कि जो लोग घूमने उमने के लिए जाता है, जो जिसको टूर करने में मज़ा आता है, जो घूमते हैं लोग, वो लोग के बारे में बात हो रहा है कि ये लोग हजारों पर्यटकों को, लोग नहीं, ये सारी चीज़ें हजारों पर्यटकों को क्या करती है, आकर्षित करती है। आगे बोल रहा है कि आप वैसे जगह में भी गए होंगे जहाँ पे नौकायन यानी कि नाव का, तैराकी का और अन्य जलीय खेलों का काम होता है। आप उस क्षेत्र, वैसे क्षेत्र को देखे होंगे, नहीं गए होंगे तो मोबाइल में देखे होंगे कितना पानी से एडवेंचर होता है, ठीक है। अब आपको कल्पना करने बोल रहा है कि कश्मीर, नैनीताल और दूसरा जो भी पर्यटन यानी कि घूमने वाला जो स्थल है, वहाँ अगर झील नहीं होता तब भी क्या वो जगह उतना ही अच्छा लगता, तब भी वो सुंदरता रहता? ये देखिए, अगर हमसे पूछा जाए, मेरे से पूछा जाए, तो हम तो बोलेंगे नहीं नहीं, उतना आकर्षित तो नहीं रहता। पानी का भी अपना महत्व है। जहाँ पे ये पानी जमता है, जो डैम बनता है और जो झील बनता है, उसका नज़ारा ही कुछ अलग होता है, ठीक है। तो ये सारे झील, इसी तरह बहुत लोगों का सोच होगा, और वहाँ पे जो पर्यटन होता है उसके वजह से बहुत सारे लोग उधर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, लोग घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। आप कभी कभी लोगों को सुनिए कि वहाँ जाके बोटिंग करना है डल झील में, ठीक है, नैनीताल का झील देखने जाना है। ये सारा चीज़ क्या है, वो उसी का इम्पोर्टेंस दिखाता है कि अगर ये सब नहीं रहता तो क्या ये इतना ही आकर्षित करता लोगों को? नहीं, ठीक। चलिए, ये सब तो इम्पोर्टेंस है ही,
और भी इम्पोर्टेंस बहुत तरह का है किसका, झील का। ठीक है, बीच में एक फैक्ट दिया हुआ है, उसको ध्यान कर लीजिए। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है। जब देखिए क्या है कि दुनिया में बहुत सारा ऐसा झील है जो साइज में बहुत बड़ा है, कितना कितना देश से भी बड़ा है, और वो झील है, तो उस झील को झील नहीं बोल के क्या बोला जाता है, समुंदर बोला जाता है। और वैसे ही झील में आपको दिखेगा कैस्पियन सागर झील, मृत झील, और मृत झील को इंग्लिश में डेड सी बोला जाता है। डेड यानी कि मरा हुआ, क्या वहाँ सब मर जाता है, एग्जैक्ट, हाँ मर जाता है वहाँ। ठीक, अब क्या मर जाता है नहीं मर जाता है कभी मौका लगेगा तो बताएंगे। अरल सागर, और ये अरल सागर ये भी मध्य एशियाई क्षेत्र में ये सारा चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या है तो झील, लेकिन नाम इसके पीछे कैस्पियन सागर, देख रहे हैं सागर नाम है, मृत सागर, अरल सागर। ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये साइज में बहुत ही बड़ा है। ठीक, फिर झील के बारे में कुछ बताया है कि बहुत सारी झीलें होती है जहाँ पे अक्सर हमेशा पानी रहता है, बहुत सारी झीलें ऐसी होती है जिसको जहाँ पे वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, बहुत बार वो सूख जाता है या बहुत ही कम पानी बचता है। ठीक, और हिमालय के क्षेत्र में जो ज़्यादातर झील बनेगा वो मान लीजिए हिमालय का क्षेत्र है, वहाँ पे बर्फ़ पिघलेगा तो पानी नीचे आएगा, और कहीं अगर वैसा घेराव बन गया है, ऊपर से हिमालय से पानी आ रहा है, तो यही क्षेत्र जनरली आप देखिएगा पहाड़ों के नीचे उस क्षेत्र में बहुत सारी झीलें दिख जाती है। क्यों दिखती है, क्योंकि बर्फ़ जो पिघल के आता है वो सारा पानी कहाँ जमा कर देता है, अपने ही नीचे। अगर वहाँ पे किसी क्या बोलते हैं कोई घेराव बन गया हो, तो गड्ढा बन गया हो तो ठीक है, झील इस तरह बन जाता है। ठीक, तो ये हो गया झील। और भी तरीके से झील बनता है, एकदम बनता है विसर्प। आप लोग नदी में पढ़े होंगे, जब नदी देखिए नदी ऐसे बह रहा है, नदी जब बह रहा है कहीं टर्न है ऐसे फोल्ड है, आप विसर्प पढ़े थे शुरुआत में। विसर्प जहाँ पे टर्न लेता है नदी तेजी से, ये सांप के जैसा आकार। अब क्या है कि जब पानी धीमा रहता है तो धीरे धीरे ये इस क्षेत्र को काटते रहता है, इधर नदी क्या होगा, इधर चौड़ा होते जाएगा, इधर चौड़ा होते जाएगा, तो इस क्षेत्र में पानी कम आने लगेगा, और इस क्षेत्र में पानी कम आने लगेगा, तो कभी कभी यहाँ पे ऊंचा क्षेत्र बन जाएगा, और ये क्षेत्र देखिएगा तो अलग ही हो जाएगा, अलग ही, यानी कि नदी अब आगे से बहने लगा, और ये क्षेत्र जो है यहाँ पे एक झील बन गया, और इसी को बोला जाता है गोखुर झील। क्या बोला जाता है, गोखुर झील। आपको अभी फोटो दिखा देते हैं, वहाँ पे जो चैप्टर का हम लोग शुरुआत किए थे वहाँ पे देखिए, ये क्या है, नदी कभी इधर से बह रहा होगा, लेकिन ये वो कट गया इसीलिए अलग हो गया, और ये कौन सा झील बना दिया, गोखुर झील उसका नाम पड़ा है। ठीक है, और भी तरीके का झील होता है क्या, अभी हम लोग चिल्का झील देख रहे थे, देखिए चिल्का झील, ये चिल्का झील एकदम बॉर्डर पे बहुत ही बड़ा सा झील है। कैसे बना है, तो चिल्का झील के बारे में देखिए लिखा हुआ है, उसको लेगून बोलते हैं, लेगून, वर्ड ध्यान रखिएगा, लेगून, क्या नाम है, लेगून। ये लेगून क्या होता है, जब समंदर के किनारे आप देखते हैं समंदर के किनारे पानी ऐसे ऐसे करते रहता है, उसको किताबी भाषा में ज्वार भाटा बोलते हैं, ज्वार भाटा आना, टाइड्स आना जाना करते रहता है, तो कभी कभी क्या होता है साइड में बहुत सारे क्षेत्र को काट देता है वो। अब बोले पानी में इतना पावर है, अब क्या लगता है आपको पानी में पावर नहीं है, एकदम पावर है, वो हमेशा लगातार काम करते रहेगा, तो कोई भी काम मुश्किल है क्या। वो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान, ठीक है, थोड़ा हमको पूरा याद नहीं है, लेकिन रस्सी को बार बार घिसने से पत्थर भी घिस जाता है। ठीक है, रस्सी नहीं कटता बल्कि कौन कटता है, पत्थर कटता है, तो आप कैसे बोल सकते हैं ऐसा। तो उसी तरह ये पानी भी कभी कभी इस क्षेत्र को कभी काटते काटते बड़ा क्षेत्र बना देता है, और अगर किसी वजह से यहाँ पे बीच में अवरोध लगा दिया गया, या इंसानों के द्वारा ही लगाया गया या फिर कोई भूगर्भिक कारण से यहाँ पे अवरोध लगाया गया, तो देखिए ये समंदर से अलग हो गया, इधर समंदर है और ये अलग क्षेत्र बन गया, लेकिन ये समंदर के द्वारा बनाया गया था, महासागरों के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इसको जो नाम दिया गया है वो क्या है, लगून है। अब कोई आपसे पूछे कि भारत के अंदर लेगून कहाँ है, तो देखिए डिफिनेशन में छिपा है कि वो हमेशा साइड में ही हो सकता है, इसीलिए कोई अंदर पूछे तो वो नहीं जानता है। ठीक,
तो लेगून, और लेगून का एग्जाम्पल में चिल्का झील, चिल्का झील जो अभी हम लोग देखे थे उड़ीसा में, पुलिकट झील और कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश की तरफ है। ठीक है, और भी बोल रहा है कि सिर्फ साइड में ही नहीं बल्कि अंदर की तरफ भी बहुत सारी झीलें हैं। एक झील का नाम आप लोग को जानना चाहिए, जो राजस्थान में एक झील है जिसका नाम है सांभर झील, सांभर। और वो सांभर झील बहुत ही लवणीय झील है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक का मात्रा पाया जाता है और वहाँ नमक बनाया भी जाता है। ठीक है, आगे वही दिया हुआ है जो बताए थे कि हिमालय के क्षेत्र में जो ज़्यादातर झील बनेगा वो कैसा झील होगा, वो मीठे पानी का झील होगा। मीठा पानी मतलब आपको चीनी जैसा नहीं लगेगा, मतलब नमक वाला नहीं रहेगा। ठीक है, ये नमक वाला रहा तो आप तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, नमक बनाने में यूज़ होगा, पीने में यूज़ नहीं हो पाएगा। लेकिन ये मीठे पानी का झील है, वो किसके द्वारा बनता है, हिमानी, हिमानी यानी कि वही पहाड़ पे जो बर्फ़ जमा हुआ है। ठीक है, हिम पिघला, कहीं रास्ते में रुकावट आ गया और उसी की वजह से क्या बन गया, ये बन गया झील। ठीक, वूलर झील एक यहाँ पे है, वूलर झील। ये वूलर झील जो है ये भूगर्भिक क्रियाओं से बना है। भूगर्भिक यानी कि दुनिया में आप कहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये दुनिया हलचलों से बना है। तो ये हलचल जो होता था, कभी कहीं ज़मीन नीचा हो गया, कहीं ऊंचा हो गया, तो ये वूलर झील जो है, वूलर झील ये भूगर्भिक क्रियाओं से बना है। और लिखा है यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, जिसको इंसान ने नहीं बनाया। ठीक है, फिर डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक झील, बड़ा पानी झील। लोकटक झील का यहाँ फोटो भी दिया हुआ है। लोकटक झील में एक डांसिंग डियर पाया था, डांसिंग, देखने में लगता है डांस कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा झील वहाँ पे इंडिया में बहुत सारा पाया जाता है। और ये झील का एक और फ़ायदा यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन, जहाँ पे पानी जमा करेंगे फिर उस पानी को आगे बढ़ाएंगे तो उससे झील ये बिजली का उत्पादन भी हो सकता है। ठीक है, गुरु गोविंद सागर झील अभी हम लोग देखे थे कृष्णा नदी पे, वो भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना एक चल रहा है, वो उधर है। और ये है नागार्जुन सागर, गुरु गोविंद सागर दूसरा है। ठीक, तो गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना चल रहा है, उसमें भी ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाता है। झील का बहुत सारा फ़ायदा है, वही गिनवा रहा है। ठीक है, झील का एक फ़ायदा है, जब हम लोग डैम बनाते हैं नदी के बगल में, नदी आ रहा है ऐसे, उसको पानी को रोकने के लिए क्या किया, डैम बना दिए। यहाँ पे पानी जमा हो गया ऐसे, ठीक है, पानी ऐसे जमा है, और पानी जमा है तो बाढ़ के समय में ये बहुत सारा पानी रोक देता है, जिससे लोगों को फ़ायदा हो जाता है। और जब सूखा पड़ा, जब पानी इधर कमी हो गया, तो फिर यहाँ पे गेट खोल के पानी को बहा दिया जाता है। और उससे दो फ़ायदा, एक तो बिजली उत्पादन होता है और दूसरा सामने वाले लोगों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है। ठीक, तो ये सारे फ़ायदा किस चीज़ का है, झील। देखिए झील जो डैम बनता है, डैम उसको भी जहाँ झील ही बोला जाता है। ठीक है, और उसका जलवायु को अच्छा बना के रखता है, जहाँ पे ये झील वगैरह रहेगा वहाँ पे मौसम ठीक बना के रखता है वो। और प्राकृतिक सुंदरता के लिए है ही, सुंदर तो लगता ही है और मनोरंजन तो प्रदान करता ही है। ठीक है, चलिए, तो ये झील भी कंप्लीट। अब आपसे एक बस लास्ट थोड़ा सा बचा है, नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। नदी आपके अर्थव्यवस्था यानी कि देश के जो सिस्टम है, अर्थव्यवस्था है, पैसा का जो मामला है उसमें कैसे फ़ायदा पहुंचाता है। ठीक है, तो लिखा है कि मानव का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, जब से इंसान पैदा हुआ, ठीक है, वो उसका नदियों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है। ठीक है, नदियों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, क्योंकि सबसे पहले जो चाहिए वो पानी चाहिए। ऑक्सीजन तो था, लेकिन जो पानी चाहिए तो सबसे पहले वो लोग कहाँ रहने का कोशिश करेगा, वो रहेगा नदी के बगल में। नदी एक प्राकृतिक संसाधन है, आपको पता है। और सब लोग जो प्राचीन काल से लोग हैं वो हमेशा किस ओर आकर्षित हुआ है, वो नदी की ओर आकर्षित हुआ है। क्यों, क्योंकि पानी का ज़रूरत है। और वो शहर आजकल तो बहुत बड़ा बड़ा शहर बन गया है। जैसे एग्जाम्पल में गंगा नदी के बगल में बताइए एक दो शहर, एक जैसे पटना है, प्रयागराज है। ठीक है, ये सारा इसका इतिहास बहुत पुराना जाता है। फिर सिंधु नदी का इतिहास पूरा पढ़ लीजिए, वो काफ़ी पुराना इतिहास है। ठीक है, तो वैसा आज इंडिया के बारे में देखिए, इंडिया जो है इतना ज़्यादा जीविका के लिए यानी कि जीवन जीने के लिए निर्भर है किस पे, एग्रीकल्चर, खेती पे।
और खेती के लिए चाहिए पानी, तो इसीलिए ये नदी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लिखा है नदियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको पता है ना कि नदी कैसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब एक छोटा सा बीच में फैक्ट दिया हुआ है, NRCP नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम 1985 1985 में गंगा को साफ सुथरा करने के लिए ये गंगा एक्शन प्लान लाया गया था, और वो आज देखते हैं उसी का नाम नमामि गंगे परियोजना ऐसा कुछ कर दिया गया। नदी प्रदूषण बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, आपको पता है कि हम लोगों को सेंस तो होता नहीं है, वही नॉलेज नहीं होता ना, तो समझ आता है क्या खाएंगे अब फेंक देते नदी में, जो भी चीज़ हाथ में रहा नदी में फेंक दिए। कभी कभी तो ट्राई कर रहे हैं कि देखते कैसा लगता है बहते हुए। इस तरह का लोगों का रवैया रहता है और नदी को प्रदूषित करता है। चलिए, ये लोगों के द्वारा छोटा प्रदूषण है। जो फैक्ट्री वगैरह है बड़े बड़े शहरों के किनारे, कानपुर वगैरह देख लीजिए, चमड़ा का फैक्ट्री है, तो पहले जब ये कंट्रोल नहीं किया जाता था तो गंगा वगैरह, जो गंगा नदी है, यमुना नदी, इसको बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित कर दिया गया था। फिर उसी को बचाने के लिए अभी मुहिम चल रहा है। तो लोग समझेगा नहीं तो पहले खराब करेगा फिर ठीक करेगा। अगर पहले से जान जाते तो नहीं करता। अभी भी बहुत लोग नहीं जानता है, आराम से चलते हुए जहाँ खाया वहीं फेंका, यही रवैया लोगों का है। तो ये सब थोड़ा सुधारना चाहिए। ठीक है, तो प्रदूषण कैसे होगा कि जो भी बड़े बड़े शहर हैं उसको देखिए, सीधा नाली जो निकालता है वो नदी में ही निकाल देता है। एग्जाम्पल इसका दिल्ली में यमुना नदी, ठीक है, कितना ज़्यादा गंदा है, आप देखिए इसको। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार एक्टिव नहीं है और लोगों में जा, अब लोग क्या करें, लोग थोड़ी नाली बनाएगा जाके। ठीक है, तो ये सब सरकार का काम है, देखना चाहिए। हाँ, लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिए। सरकार बोलता है स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं, एक भी आदमी स्वच्छता को लेके नहीं जान रहा कुछ, बिल्कुल मतलब सेंस नहीं होता है। तो ये सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लिख रहा है कि डाटा दिया हुआ है कि गंगा नदी 20 किलोमीटर, एक बहुत ही 20 किलोमीटर एरिया का एक शहर जितना कचरा उत्पादन करता है या गंदा पानी निकालता है, उसको अगर गंगा नदी में बहा दे तो वो ठीक कर देता। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है ये मात्रा। आजकल क्या हो गया है कि बड़ा बड़ा उद्योग बन रहा है, बड़ा बहुत शहरीकरण हो रहा है, लोग शहरों में जाके बस रहे हैं। और जब बस रहे हैं तो इतना ज़्यादा गंदगी फैल रहा है कि नदी उसको रिकवर नहीं कर पा रहा है। आप लोग जैसे दुनिया के बारे में पढ़ें, दुनिया को आप गंदा कीजिएगा तो दुनिया के अंदर नेचर ही साफ़ करने का सिस्टम बना के रखा है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गंदा करने लगे तो जब बहुत ज़्यादा गंदा करने लगेंगे तो नेचर उसको साफ़ नहीं कर पाएगा। फिर हम लोग को टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा, अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, फिर उसमें भी पैसा खर्चा होगा। पहले सुविधा के लिए किए, फिर असुविधा होने लगा, उसको ठीक करने के लिए करेंगे। इसी तरह लोगों का पैसा खर्च होते रहेगा, सरकार का पैसा खर्च होते रहेगा। तो जब तक लोग नहीं सुधरेगा, जब तक लोग नहीं समझेगा, तब तक अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकता। सरकार बहुत कुछ कर सकता है लेकिन अकेले नहीं कर सकता, उसमें जनता का सहयोग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सरकार ऐसा बहुत सारा योजना शुरू भी किया है। ठीक, और आपको बोल रहा है कि एक चीज़ सोच के देखिए आप, बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, स्वच्छ जल नहीं है, साफ पानी नहीं है, और उसके बाद आपका जीवन कैसे रहेगा उसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचने बोल रहा है। और सोचिए और मन में देखिए क्या होता है। सब लोग सोचता है अरे यार एक हम ही ठीक कर देंगे तो हो जाएगा क्या। और अगर सब लोग यही सोचने लगे तो क्या सबके द्वारा नहीं एफर्ट लग सकता है? लग सकता है, लेकिन चलिए कभी लोग सुधरेगा, जब अपने पे पड़ेगा तब शायद सुधरे। ठीक है, बाढ़ में क्या हाल होता है, ये बाढ़ से गुजर रहे उन्हीं लोगों को पता चलता है। बाढ़ में सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको पता है किस चीज़ का होता है? पीने के पानी का। हर तरफ पानी है लेकिन कहीं भी पीने के लिए पानी नहीं है। आप समझ रहे क्या हालत होता होगा? एक इंग्लिश में शायद कोई पोएम है या फिर कोई लाइन होगा, वो वाटर वाटर एवरीवेयर, नो वन ड्रॉप टू ड्रिंक। हर तरफ पानी ही पानी है लेकिन कहीं भी एक बूंद पीने के लिए पानी नहीं है। आप सोच रहे क्या हालत होता होगा? क्या वही पानी पिएगा? आप सोच सकते हैं। तो ये सब के पीछे क्या रीज़न है? ये सब के पीछे बहुत हद तक इंसान भी रीज़न है। नेचर तो है ही, तो उसको हम लोग सुधार सकते हैं बहुत हद तक। हर चीज़ तो नेचर का नहीं सुधरेगा। ठीक है, तो
उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। थोड़ा साफ़ सफाई ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो सबको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये लेक्चर तो यहाँ हो गया। कुछ क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है वूलर झील कहाँ है, क्या आपको नहीं पता है? जम्मू कश्मीर। नर्मदा कहाँ से निकलता है? यहाँ से। लवणीय झील कौन सा है? तो हम लोग पढ़े थे सांभर झील, नमक वाला झील। ठीक है, तो आगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को। आगे भ्रंश घाटी से कौन सा नदी बहता है? तो देखिए हम लोग पढ़े थे नर्मदा और तापी। यहाँ ऑप्शन तापी दिया है, नर्मदा तो दिया नहीं है। ठीक है, जल विभाजक क्या है? याद कीजिए। अब बताइए, इतना डिटेल में अगर आप पढ़ें तो ये सब का आंसर आप नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। और हाँ, हो सकता है कि आपके पास भाषा ना हो लिखने के लिए, लिखने जाएं तो बीच बीच में अपना भाषा याद आ जाए, तो किताबी भाषा थोड़ा अलग होता है। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो आप आंसर कहीं देख सकते हैं, लेकिन आपका समझदारी, या आंसर कहीं क्यों देखिएगा, यहाँ पे चैप्टर में तो दिया ही है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? गंगा। सिंधु और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? वही गंगा नदी गंगोत्री से, और सिंधु नदी मानसरोवर झील से। गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। गंगा का दो मुख्य धारा, मुख्य धारा जहाँ से वो निकल के बाद में ना गंगा कहलाता था, हरिद्वार के बाद गंगा कहलाता है। हरिद्वार से पहले वो बहुत सारे नदियों से मिल के बना है, जिसमें दो हम लोग पढ़े थे। एक तो मुख्य जो गंगोत्री से निकलता है उसका नाम है भागीरथी, और एक जो और बगल से निकलता है उसका नाम है भागीरथी। एक नाम है भागीरथी, दूसरा थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा था, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा, दोनों जहाँ पे मिलता है वो बन जाता है, और आगे बढ़ के हरिद्वार के पास उसका नाम पाया जाता है गंगा। ठीक है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है? क्योंकि वो पठारी क्षेत्र में बहता है। देखिए सबका आंसर आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा, और नहीं तो आप पढ़िए अच्छे से, चैप्टर को रीडिंग लगाइए बार बार, और तभी जाके वो अच्छा परफॉर्मेंस आपका होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।